हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो ये टॉपिक हमारा पहले भी चल रहा था, पहले से चलता हुआ चल रहा है कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसी को लिंक करते हुए हमारा अगला टॉपिक आ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी मादा जनन अंग की बात करेंगे। पुष्प के अंदर जो मादा जनन अंग है, पुष्प में जो मादा जनन अंग है उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर के अंदर पढ़ लिए हैं, पुंकेसर वगैरह की हमने बात कर ली है, पोलन ग्रेन कैसे होते हैं उनकी बात कर ली है। अब हम जो बात करेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे इन फ्लावर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं कि क्योंकि फ्लावर जो है, फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही होते हैं, तो उन्हीं की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं। अच्छा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो मादा जननांग होता है ना बच्चों, उसको जायांग या गायनोसियम कहा जाता है। ये गायनोसियम बोल दो या जायांग कह दो, ठीक है। अब जैसे उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पुमंग कह रहे थे और पुमंग की एक इकाई पुंकेसर थी, ऐसे ही जायांग की एक इकाई जो होती है वो अंडप होती है। अंडप होती है, स्त्री केसर भी कह सकते हो या अंडप भी कह सकते हो। जायांग की एक इकाई अंडप है। बात समझ में आई? यानी बहुत सारे अंडप आपस में मिलकर जायांग का निर्माण कर रहे हैं, तो जायांग की एक इकाई अंडप है। क्लियर बात? तो अंडप कहलाती है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो मादा जननांग होता है उसको जायांग कहते हैं, और जायांग की एक इकाई अंडप होती है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि जायांग जो होते हैं वो एक अंडपी भी हो सकते हैं और बहुअंडपी भी हो सकते हैं। भाई जायांग के अंदर एक अकेला सिंगल अंडप भी हो सकता है और बहुत सारे अंडप भी हो सकते हैं। अगर एक अंडप हो जायांग के अंदर तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे अंडप हो तो दो तरीके से रह सकते हैं बच्चों। कैसे? जैसे आपस में जुड़ के भी रह सकते हैं और खुले खुले भी रह सकते हैं। जब बहुत सारे अंडप आपस में जुड़कर रहें तो उस चीज को आप सिनकार्पस कहते हो। क्या कहते हो? सिनकार्पस या युक्ता अंडप्पी। सिनकार्पस या युक्ता अंडप्पी। बात समझ में आ गई? और यदि ये ही अंडप बहुत सारे हैं लेकिन ऐसे खुल गए, आपस में कलेक्ट नहीं हो रहे, तो आप इसको वी युक्त अंडप्पी या अपोकार्पस कहते हो। क्लियर? बात समझ में आई आपको? ये जो बातें लिखी हैं, बात समझ में आई आपको? ठीक है, कि हमने मादा जननांग की बात की। मादा जननांग को आप जायांग कहते हो। जायांग की एक इकाई अंडप है। अंडप अकेला भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। बहुत सारे होते हैं तो दो तरीके से हो सकते हैं, वो आपस में बंधे हुए हो सकते हैं या आपस में खुलकर रह सकते हैं। जब आपस में बंधे हुए हो सकते हैं तो उस बात को आप युक्तांडपी कहते हो। जब आपस में खुले रहते हैं तो आप उस बात को वियुक्तांडपी कहते हो। एनसीईआरटी में ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसके साथ हिबिस्कस रोजा का भी दे रखा है, हिबिस्कुस वाला भी दे रखा है, लेकिन हमने ये दो अलग कर लिया आपको समझाने के लिए, वो आगे डाल दिया। तो ये दो दे रखे हैं, एक जो है वो पेपेवर का है और एक जो है माइचेलिया का है। माइचेलिया चंपा का पादप है, ये चंपा। ठीक है, इसमें देखो यहां पर ये अंडप है, लेकिन ये अंडप आपस में बंध गए सारे, देखो ऐसे कलेक्ट हो रहे हैं ऐसे। तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है? सिनकार्पस यानी युक्तांडपी। ये युक्तांडपी की बात आ रही है। और यहाँ पे आप देखोगे ये कार्पल्स हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, लेकिन सारे बाहर निकले हुए हैं, ऐसे खुले हुए हैं, ऐसे बंद नहीं रहे। तो ये वियुक्तांडपी की बात आ गई। तो माइचेलिया का उदाहरण आप उसमें दे देना, या पेपावर का उदाहरण आप युक्तांडपी में दे देना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ये डायग्राम जो आपको समझा रहा है वो बात आपको समझ में आ गई। स्टिग्मा वगैरह की बात पहले आ गई थी, स्टिग्मा वगैरह की बात इंट्रोडक्शन में समझाई थी, अब वापस और आ जाएगी। तो इतनी बात आपकी क्लियर होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो बच्चों अच्छे से समझे इस चीज को, और कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप जरूर डिस्कस करें कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कार्पल की, यानी अंडप के भाग। तो बच्चों अंडप के तीन भाग होते हैं।
सबसे पहला भाग जिसको आप कहते हो वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और अंडाशय, 3 भाग होते हैं। जो ऊपर का भाग होता है उसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। देखो ये वर्तिकाग्र दिखा रखा है, ये गुड़हल में दिखा रखा है वर्तिकाग्र, ऊपर का भाग, ये वर्तिकाग्र दिखा। क्लियर बात समझ में आ गई। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखो इतनी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, यहां से यहां तक की, इसको स्टाइल यानी वर्तिका कह रहे हैं। और नीचे नीचे ये ओवल शेप में जो दिखा रखा है वो आपको ओवरी बता रहा है, ये ओवरी है। ये थैलेमस है जिसपे टिका हुआ है, पुष्पासन हो गए, लेकिन ये ओवरी है। तो 3 भाग की हमने बात कर ली, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्लियर बात, आपको बात समझ में आई। अब ये जो ओवरी है इसके अंदर क्या होता है, देखो बच्चों ओवरी के अंदर क्या होता है। ओवरी यानी अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, और बीजांड जो होता है बीजांड आसन पर टिका रहता है, बीजांड आसन पर टिका रहता है, या फिर आप इसको प्लेसेंटा भी कह सकते हो। तो बीजांड कितने हो सकते हैं फ्लावर के अंदर, तो बीजांड एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी बीजांड हो सकते हैं किसी ओवरी के अंदर। तो यहाँ पे एक प्रश्न बना के आपको दे रखा है कि एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या कितनी होती है, बताइए कितनी होती है। तो विथ एग्जाम्पल है कि एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक भी हो सकती है, जैसे गेहूं है, धान है, आम की अगर आप बात करो तो बिल्कुल आप याद रख सकते हो इस चीज को। और एक से लेकर ज्यादा भी हो सकती है बीजांडों की संख्या, जैसे पपीता है, तरबूज, ऑर्किड है, इनमें बीजांडों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो ये आपको प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर यहाँ पर पुटअप कर दिया गया है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कार्पल के 3 भाग होते हैं बच्चों, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, बीजांड आसन पर टिके रहते हैं। बीजांड एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। कौन से फ्लावर में एक बीजांड होता है, तो उसका एग्जाम्पल आपको ये दे दिया है, आपको यहाँ पर आम है, गेहूं है, धान। और कौन से फ्लावर में जो बीजांड वो ज्यादा होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल पपीता, तरबूज, ये दे। ये बात समझ में आ गई आपको, 2 स्लाइड आपकी क्लियर हो गई और अच्छे समझ में आ गई। और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम बात करते हैं बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना की। तो यहाँ पे बीजांड की जो संरचना उसको हम पढ़ेंगे, और गुरु बीजाणु धानी की संरचना बोल दो या बीजांड की संरचना बोल दो। फिर गुरु बीजाणु धानी का जो विकास है उसको हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओवल, या फिर इसको गुरु बीजाणु धानी को आप कहोगे मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर। ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, पहली बात तो आपको वापस से हम बात कर लें कि अंडाशय जो है, अंडाशय के अंदर ये जो स्ट्रक्चर होती है उसको बीजांड कहते हैं बेटा। अब आपको इस बीजांड की संरचना समझनी है, स्ट्रक्चर समझनी है, इसकी बीजांड की संरचना समझनी है। क्या समझनी है, बीजांड की संरचना। तो पहली बात आप याद रखिए कि जो अंडाशय है उसके बारे में हम बात करेंगे। अंडाशय क्या है कि अंडाशय एक प्रकार की गोल स्ट्रक्चर बोल दो आप, या फिर बीजांड को आप क्या बोलोगे कि अंडाशय में पाई जाने वाली गोल संरचना बीजांड कहलाती है। मैं ये लिखूं, अंडाशय में पाई जाने वाली गोल संरचना बीजांड कहलाती है। बात समझ में, अंडाशय में पाई जाने वाली गोल संरचना बीजांड कहलाती है। अंडाशय में उपस्थित गोल संरचना बीजांड कहलाती है। और बीजांड को समझने के लिए हम कुछ इसके पार्ट्स को समझेंगे। तो देखते हैं, हम डायग्राम पर आते हैं। देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है, अब आप इसको अच्छे से समझो। ये पूरा बीजांड की स्ट्रक्चर है बच्चों, ये पूरी बीजांड की स्ट्रक्चर है, यहां से लेके यहां। अच्छा, ये जो हिस्सा होता है ना,
ये बीजांड जिस पर ऐसे टिका रहता है जिस पे, उसको बीजांड आसन कह सकते हो। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जैसे मैंने येलो लाइन यहाँ पे आपको खींच के दिखाई है, ये बीजांड आसन है, या आप इसको प्लेसेंटा भी कह सकते हो। तो ये बीजांड आसन, और ये जो है यहाँ ये इतना, ये बीजांड वृंत कहलाता है। तो अंडा बीजांड में ये जो बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत एक डंठल नुमा संरचना होती है। फनिकल्स की अगर हम बात करें, ये बीजांड वृंत की अगर हम बात करें, तो ये एक डंठल नुमा संरचना होती है जो बीजांड को बीजांड आसन से जोड़े रखती है। बात समझ में आ गई? हमने सबसे पहले इसकी बात की, ये एक वृंत नुमा यानी डंठल नुमा संरचना होती है, छोटी डंठल नुमा संरचना होती है जो बीजांड को बीजांड आसन से जोड़े रखती है। क्लियर बात? आगे अगर हम बात करें तो ये आगे बीजांड वृंत जाता है, और बीजांड वृंत जाकर बीजांड से जिस हिस्से से जुड़ता है उसको हाइलम कहा जाता है। ऐसे जुड़ गया जहां से, उस संधि है एक प्रकार की, उसको हम हाइलम कहेंगे। और बीजांड वृंत के अंदर ऐसे 7 उत्तक भी पाए जाते हैं। ये 7 उत्तक दिखा रखी हैं उसके अंदर। ये क्लियर? आप स्पष्ट नजर आ रही है, 7 उत्तक दिखा रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे हम बात करें तो आगे हम देखते हैं कि बीजांड में उपस्थित गोल संरचना न्यूसेलस या फिर बीजांड काय कहलाती है। ये बीजांड काय है बच्चों, बीजांड काय, ये बीजांड काय है। क्या है ये? बीजांड काय। क्लियर? ये बीजांड काय है, ये इतना बीजांड काय है, ये बीजांड काय, ये न्यूसेलस या बीजांड काय कहलाती है। बीजांड काय के अंदर मर्दूत की कोशिकाएं होती है, पेरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी होती है, मर्दूत की कोशिकाएं होती है बीजांड काय के अंदर। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप ये बोल रहे हो कि ये जो है ये बीजांड द्वार है, एक छोटा नलिका रूपी छोर बीजांड द्वार कहलाता है। ठीक है, और या फिर आप ये कहो कि बीजांड काय जो है ना, बीजांड काय ये हो गया, बीजांड काय के बाहर जो आवरण पाया जाता है उसको इंटागुमेंट कहते हैं। ये आवरण है, इसको आप हिंदी में अध्यावरण कहोगे बच्चों। क्या कहोगे? अध्यावरण। तो ये जो अध्यावरण है ये 2 है, एक बाह्य अध्यावरण और एक आंतरिक अध्यावरण। तो ये पूरे को ऐसे कवर करते हैं बीजांड काय को। जिस स्थान पर अध्यावरण अब्सेंट रहता है उसी स्थान पर बीजांड द्वार बनता है। ये बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। क्लियर? बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत भाग को चेल्जा कहते हैं, या आप इसको निभाग कह सकते हो। ये निभाग हो गया। क्लियर? बीजांड काय में मर्दूत की कोशिकाएं होती हैं जो सारी एक समान होती हैं, प्रारंभ में एक समान ही होती हैं सारी कोशिकाएं। ठीक है, बीजांड काय में उपस्थित थैलेनुमा संरचना, ये थैलेनुमा संरचना है, ये भ्रूणकोश कहलाती है बच्चों। भ्रूणकोश एम्ब्रियो से क्या कहलाती है? एम्ब्रियो से। याद रखें आप, मैं भ्रूणकोश बोल रहा हूं, भ्रूणपोष नहीं बोल रहा। बहुत सी बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष क्या है। ये कोश है, एक जगह है, पोष का मतलब पोषण देने वाला उत्तक होता है। तो ये भ्रूणपोष दिखा रखा है आपको, ये थैलेनुमा संरचना भ्रूणपोष। इस थैलेनुमा संरचना भ्रूणपोष के अंदर ऊपर की जो 3 सेल होती है इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं बेटा। एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, और नीचे की जो 3 सेल हैं इनको एग एपरेटस या अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहते हैं, जिनमें 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका होती हैं साइड की, और बीच में जो एक कोशिका होती है ये इसको अंड कोशिका कहते हैं। इसके बीच में जो केंद्रक होता है उसको द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। ये द्विगुणित होता है, यानी इसके अंदर अगुणित अगुणित 2 केंद्रक मिले हुए होते हैं। तो क्लियर तरीके से मैंने आपको ओवल के स्ट्रक्चर के बारे में समझाया। ये आपने ओवल के स्ट्रक्चर की बात की है। तो इतनी बात आपको जब समझ में आ जाती है तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये सारी बातें आपकी यहाँ पर हो गई है, और अगर प्रॉब्लम रहे तो आप पूछोगे तो मैं और आपको
इसको एक अकेला वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोनेजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये स्पोरोजेनेसिस है, यानी जेनेसिस वर्ड जहां आता है वो जनन के लिए आता है, जैसे जेनेसिस वर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस को आप कैसे समझोगे, एक बार वापस से आ जाओ। ये जो डायग्राम आपको दिखा रखा है इसको आप नोटिस करें। स्टार्ट में सिर्फ बीजांडकाय ही होता है, और बीजांडकाय की सारी कोशिकाएं मर्दूत की कोशिकाएं होती, पेरेनकाइमेटस, यही। बीच में भ्रूणकोश बना नहीं, भ्रूणकोश बाद में बनता है। तो बीजांडकाय की सारी कोशिकाएं प्रारंभ में द्विगुणित होती हैं, 2n। इनमें से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और सघन जीवद्रव्य युक्त और स्पष्ट केंद्रक वाली हो जाती है। इस बड़ी कोशिका को, अब ये है वो बड़ी कोशिका, इस बड़ी कोशिका को गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। वैसे आप इसको भी MMC कहोगे क्योंकि वो माइक्रो वर्ड से था, ये मेगा वर्ड से है, लेकिन आप हिंदी में याद रख लो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। बच्चों, ये अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ। अर्धसूत्रीय विभाजन आप जानते हो, अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है 2 स्टेज में होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम और अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय। तो 2 स्टेज में जब होता है तो एक सेल से 2 सेल बन गई ये, ठीक है, लेकिन ये दोनों अगुणित हैं। ये आपकी अगुणित सेल हैं, दोनों 2 सेल बन गई। बाकी की ये न्यूक्लियस की जो सेल है वो सारी इसके चारों तरफ है। इसके बाद में इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय होता है, सेकेंड डिवीजन हुआ, उससे 2 सेल से 4 सेल बन गई। ये 4 जो सेल बनी इनको आप मेगास्पोर या गुरु बीजाणु कहोगे। ये गुरु बीजाणु कहलाते हैं बच्चों, गुरु बीजाणु। और ये टेट्रेड फॉर्म में आ गए, ये भी टेट्रेड फॉर्म में आ गए, लेकिन रेखिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। चतुष्क तो बना रहे हैं लेकिन रेखीय चतुष्क बना रहे हैं, रेखीय, एक सीधी रेखा में ये प्रेजेंट होते हैं। आगे जाके क्या होता है, इनमें से ऊपर की 3 सेल नष्ट हो जाती है, एक बच जाती है जो आगे जाकर भ्रूणकोश का निर्माण करती है। वो बात हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार वापस से बोलता हूं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। क्लियर बात, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब ये बात आप याद रखोगे कि बीजांडकाय जो है उसकी सारी कोशिकाएं एक समान थी, बीच में भ्रूणकोश नहीं बना। भ्रूणकोश तो बाद में बनता है, कैसे बनेगा नेक्स्ट क्लास में आप देख लेना। सारी कोशिकाएं एक समान थी, इनमें से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, इसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसमें 2 बार अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, उससे गुरु बीजाणु बनते हैं अगुणित, और चारों एक चतुष्क रूप में आ जाते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होती है वो गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में आपको लगभग जो टॉपिक हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।